यूथ के लिए मन ही सबसे पहले है और आज सर सबको कमाना ही है, तो पैसा कैसे बना सकता है? नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत अगर कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो योग में है। सर आपकी वजह से मेरा बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, दवाई छूट गई, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, जहाँ पे करियर भी है, पैसा भी है, मान सम्मान भी है। और पूछोगे पैसा कितना है, ट्रायल बेस पे किसी को 2 दिन ट्रायल दो, गेम खेल सकते हो योग में। इवन मैं कहूँ तो बड़ा नहीं होगा, महीने में भी करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। अरे सर क्या बात कह रहे हैं। और तो 4,000 से लाखों पे भी जा सकते हो। और ध्यान को, मेडिटेशन को, मैनिफेस्ट के साथ में मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। 2 बजे भी जाके जिम कर ले, तब मन चाहे तब जिम कर ले। और आजकल तो 24/7 वाला भी हो। योग का उपयुक्त समय क्या है? ईमानदारी से करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे। योग क्या मोटापे को घटाता है? समत्वम योग उच्यते। योग से वेट लॉस नहीं होता है। क्या योग से वेट लॉस होता है? तो मैं कहूँगा नहीं। 7-7 दिन में लोगों ने वेट लॉस किया। अच्छा 7-7 दिन में? 7-7 सर ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप जाओ ना कमेंट में, तो आप ये भी लिखो कि योगी सर आप झूठ बोलते हो, कम हो गया, 3 किलो कम हो गया, टी शर्ट का साइज चेंज हो गया। अगर योगा मेंटोर और योगा लीडर्स की बात करें तो उनके डाइट प्लान कोई फॉलो नहीं कर पाता। कभी भी किसी को डाइट चार्ट देता ही नहीं हो। अच्छा, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। चाय में समोसा खूब खाऊं? तो भाई साहब मेरे गुरुजी यही कहते थे, जब तक दम ना हो ना, आज का युग में जो योग कर रहे हैं वो बस इसीलिए कर रहे हैं कि भाई साहब हम जिंदा रह जाएं बस। धार्मिक संबंध है कि योग का किसी से? ब्लड बैंक में आप ये पूछते हो कि मेरे को हिंदू वाला खून दियो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यस। प्रेगनेंसी के दौरान योग कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए? उसको अगर आप जंपिंग जैक कराते हो, फास्ट रनिंग कराते हो, कार्डियो फॉर्म कराते हो, तो डाइजेशन मजबूत, सप्त धातु मजबूत, और इस दुनिया में जिसको आप लाने वाले हो वो भी मजबूत। मैं 20 साल से एडिक्टेड था, बट अब मेरा वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है। खुद ही ये मोटा सा है, ये मुझे क्या कराएगा? और आपको करना क्या, सांस भरना है, पानी के अंदर जाना है और आँख खोलना है। राइट। उसने बोला था देखना है, अभी देखते देखते अंदर। क्या रियली में विशेष रूप से काम करता है योग? आपने सोच लिया है कि कैंसर का इलाज नहीं है और आप नहीं यार उसको तो बहुत बीमारी है, वो ठीक नहीं होगा, तो भाई तू भी मेरी अनुलोम विलोम की वीडियो देख, सीख। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार जोगी, संस्थापक युवा सोच आर्मी, और आपका स्वागत करता हूं युवा सोच टॉक सीरीज़ में। दोस्तों, जब हम योग की बात करते हैं और जब बात करते हैं, जब योग की जब हमारे पास बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारी चर्चाओं में, हमारे मन में, हमारे विचारों में एक उत्तेजना आती है। वो उत्तेजना होती है मेडिटेशन, और वो उत्तेजना होती है कैरियर को लेकर। क्या हम योग से अपना कैरियर बना सकते हैं? और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या जो हमें पार्क में सिखाते हैं योग, जो हमें अलग अलग क्लासों और जिम के अंदर योग सिखाते हैं, क्या वही योगा ट्रेनर होते हैं? ये बड़ा सवाल मन में रहता है। और कहीं ना कहीं हमारे यूथ के मन में एक विचार और रहता है कि भाई MBA योग में हो रहा है और योग से मास्टर्स कर रहे हैं, क्या कैरियर योग में बन सकता है? तो आज इन सवालों का जवाब एक ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर से जानेंगे जिसने 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और ऐसे मेंटोर्स बनाए हैं जिन्होंने देश के विकसित भारत में अपना योगदान आज दे रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जयराम योगा के फाउंडर मनमोहन योगी जी का। योगी जी, आपका स्वागत है। आज योगी जोगी सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए, थैंक यू। बात जब योग की हो रही है तो सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके चेहरे की चमक बता रही है। जब हम योग की बात करें तो योग कहाँ से शुरू करें सर? योग वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको करियर बनाना है तो डिपार्टमेंट अलग है, अगर बीमारी ठीक करनी है तो डिपार्टमेंट अलग है, अगर मेडिटेशन प्राणायाम करना है तो डिपार्टमेंट अलग है। डिसाइड आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा मैं बता पाऊंगा कि योग शुरुआत कहाँ से करें। जब सर बात अब योग की हो रही है तो हम देखते हैं सर ऑफलाइन ऑनलाइन योग ट्रेनर बहुत आ चुके हैं, और ऑफलाइन योग ऑनलाइन जब का युग दिख रहा है हमें, योग ऑफलाइन और ऑनलाइन करने से क्या फ़ायदे हैं? बेसिकली मैंने जो एक मिथ भी है, बल्कि ये है कि ऑनलाइन योगा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है। पहले मैंने भी 4 बार ऑनलाइन क्लासेस कराना शुरू किया, ट्राई किया, बट मुझे भी लगा कि जो ऑफलाइन में रिजल्ट्स मैं दे पा रहा हूँ वो ऑनलाइन में हो नहीं पा रहा है। राइट। बट स्टिल मैंने समय के साथ में अपग्रेड किया खुद को, एंड आज ऑफलाइन में जितना मैंने काम किया था ऑनलाइन में उससे कई गुना ज़्यादा पिछले 6 महीने में कर चुका हूँ मैं। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जहाँ पे डायरेक्शन सही है स्टूडेंट्स का, टीचर का, वहाँ रिजल्ट्स है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सही है। अच्छा, दोनों सही हैं। सर मैंने सुना है योगा का युग आ चुका है, और जब योगा का युग आ चुका है तो सर यूथ अपना कैरियर योगा में कैसे बना सकता है, और पैसा
जब हम पैसे की बात करते हैं और मनी की बात करते हैं, कोई ना कहीं यूथ के लिए मनी सबसे पहले है। और आज सर सबको कमाना ही है, तो पैसा कैसे बना सकता है? ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। इवन ज़्यादातर लोग, आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक में से एक है हाउ टू करियर बिल्ड इन यूट्यूब, इन योगा एंड ऑल। कि सबको लाइक जानना है कि भाई ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ से नाम भी अच्छा हो, पैसा भी अच्छा हो, सम्मान भी अच्छा हो। तो मेरे को लगता है नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत अगर कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो योग में है। रीज़न उसका मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज होती हुई देखी है। जब एक टाइम था कि खाने की व्यवस्था नहीं थी, और आज ऐसा है कि मैं जरूरतमंद की मदद कर पा रहा हूँ। राइट। योग में करियर है, योग में पैसा है, पैसे के साथ में मान सम्मान है। जहाँ लोग आकर के आपको पे करते हुए आपके पैर छू करके ये बोलते हैं सर नेक्स्ट मंथ की फीस रख लीजिए एंड थैंक यू सो मच। पैर छूते हुए रोते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, दवाई छूट गई, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। सो अब लाइक बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे करियर हैं जहाँ पे लोग दूसरों की जेब काट रहे हैं। राइट। लंग्स लिवर किडनी बेच रहे हैं, वहाँ पे तस्करी करके पैसा कमा रहे हैं। आप लंग्स लिवर किडनी ठीक करके पैसा कमा रहे हो। सो योग वैसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे करियर भी है, पैसा भी है, मान सम्मान भी है। और पूछोगे पैसा कितना है, क्योंकि यूथ तो यही जानना चाहता है। बिल्कुल सर। तो भाई साहब आप शुरुआत तो कर सकते हो लाइक होम ट्यूशन करा के। आप शुरुआत कर सकते हो पार्क में निशुल्क योग शिविर करा के। एटलीस्ट आप 10 लोगों को कराना शुरू करो। अपनी बोलने की शैली पे काम करो, आपके रिजल्ट्स पे काम करो। उस बिहाफ पे आप ट्रायल बेस पे किसी को 2 दिन ट्रायल दो कि मैम अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप ज्वाइन करना। तो 5,000 1 घंटे का कम से कम, या होम ट्यूशन में 10,000 रुपये 1 घंटे का। और एवरेज हम जॉब भी करते हैं तो 8 घंटे करते हैं। मीन्स अगर 8 घंटे की आपने क्लास की तो 80,000 रुपये महीना तो आप वैसे भी कमा सकते हो। बट ये जितना बोल रहा हूँ उतना ईजी है नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत भी है। क्योंकि आपको नॉट पॉसिबल कि डे 1 ही 8 क्लास मिल जाएगी और आप करा लोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 क्लास मिली है, 2 क्लास मिली है, तीसरी मिलने ही वाली थी कि पहली आपकी छूट गई है, अब फिर से आप 0 से शुरू कर रहे हो। ये फ्लक्चुएशंस आएगी, लेकिन स्टिल होम ट्यूशन कराने से लेकर के लाइक जॉब से लेकर के, क्योंकि मेरा तो यही था दायरा। मैंने जॉब किया, जॉब छोड़ा, वहाँ से कुछ पैसे आए, पैम्पलेट्स बनवाए, फिर होम ट्यूशन शुरू किया, वहाँ से फिर मैंने ग्रुप क्लास शुरू की, फिर मैंने दिल्ली पुलिस को कराया। क्राउड को कराने की जब आदत अच्छी हो गई तो फिर मैंने सेंटर खोला। कई बार सेंटर मेरे बंद भी हुए। बाद में स्टिल सेंटर को मैं एक ऐसे मुकाम पे ले गया जहाँ मैंने लोगों को बेनिफिट्स दिए। उनको मैंने कहा जाके गूगल पे रिव्यूज़ दो। फिर मैंने सेम ऑनलाइन पे काम किया, सेम मैंने यूट्यूब पे काम किया, एंड आज हर जगह रिजल्ट है। और हर जगह जयराम योगा है। जहाँ मैंने जॉब शुरू की थी 4,000 की, वहाँ से अभी मैं लाखों रुपए दिन का या महीने का आप कहो तो मैं अच्छा खासा कमा पा रहा हूँ, नाम इज्जत के साथ में। तो करियर में कितना बड़ा गेम खेल सकते हो योग में। इवन मैं कहूँ तो बड़ा नहीं होगा, महीने में भी करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। अरे सर क्या बात कह रहे हैं। और ये योग बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, अगर आप लाइक मेरे से जानोगे तो अगर मैं डॉक्टरी करूं, अगर मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मेरे को अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कितना पैसा और कितना टाइम लगाने वाला हूं। आपको कमाल की बात बताता हूं कि योग की लाइक आप कोर्स की फीस भी बहुत कम है। अच्छा। योग के कोर्स में टाइम लिमिट भी बहुत, लाइक ऐसा नहीं कि 5 साल 7 साल 10 साल लगाना है। आप 1 साल भी ईमानदारी से योग कर लेते हो तो एटलीस्ट 50,000 रुपये महीना ईजिली आप कमा सकते हो। और अगर आप में गट्स हैं तो 4,000 से लाखों पे भी जा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे बहुत सारी डिग्रियां, ऐसे डिप्लोमा हम कर रहे हैं और यूथ कहीं ना कहीं रोज़गार की तरफ बढ़ रहा है और रोज़गार उसको चाहिए। और घर की परेशानियों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं, और आपने जो बताया योग को लेकर कि अपने स्वास्थ्य और अपने हेल्थ के साथ साथ वो पैसा भी कमा सकता है और करियर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात कही सर। एक सवाल और मन में आता है कि जब हम योग की बात करते हैं तो मेडिटेशन और ध्यान बहुत आता है हमारे अंदर। क्या योग और मेडिटेशन में संबंध क्या है और दोनों में अंतर क्या है सर? बेसिकली योग बहुत बड़ा चैप्टर है और योग का पार्ट है मेडिटेशन। अच्छा। लाइक जैसे मेरा शरीर है ना, ऐसे मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। तो ये पूरा शरीर मनमोहन है। ये मनमोहन का राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, सेम लेफ्ट लेग है, राइट लेग है। इस तरीके से पार्ट्स हैं। ऐसे योग के 8 अंगों का जिक्र होता है, जहाँ महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों की बात की है। तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 7वां नंबर का जो है ना ध्यान, वो मेडिटेशन है जिसको आप बोल रहे हो। अच्छा। तो योग में मेडिटेशन पार्ट है, बट मेडिटेशन और योग अलग अलग नहीं है। सर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी आपने एक हॉट टॉपिक मैं कहूँगा कि मैनिफेस्ट करना, ये आजकल हम और आप सुन रहे हैं और
आप इसको किस तरीके से संबंध को मैनिफेस्ट और ध्यान को, मेडिटेशन को, ये क्या शब्द दोनों एक हैं, क्या इनके दोनों के अलग अंतर हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगा। बेसिकली मैनिफेस्ट दिमाग की एक ऐसी हेल्दी टेक्निक है जिस पे अगर सही से आपने काम कर लिया तो पूरी दुनिया को अकेला उखाड़ सकते हो। एंड मेडिटेशन एक अच्छी टेक्निक है। मेडिटेशन से मैनिफेस्ट किया जा सकता है। मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, इजी वे में बोलूँ तो मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग है ध्यान। माँ बाप हमारे बोलते हैं कि बेटा ध्यान से रोड पार करना, हाँ। ध्यान से साइकिल चलाना, लंच पैक कर दिया ध्यान से खा लेना। वो वाला ध्यान अगर मुझे समझ में आ जाता है तो मैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने करियर में अच्छे से ध्यान लगा के करूंगा ना, तो उसमें मैं टॉप लेवल पे जाऊंगा। और अगर उसी के साथ में मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि यस मुझे कुछ इतना बड़ा करना है कि दुनिया याद रखे, तो दोनों मैच होकर के कुछ ऐसा तो जरूर हो सकता है कि करोड़ों लोगों में एक नाम जाना जाएगा, मनमोहन योगी, वो आप होगे। सो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बना करके चलोगे तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट के साथ में मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, ये बात आपने सही बताई। और मैं सर, क्योंकि जब अभी हम बात करें तो लोग जिम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर के 1 बजे भी जाके जिम कर लेते हैं, 2 बजे भी जाके जिम कर ले, तब मन चाहे तब जिम कर ले। और आजकल तो 24/7 वाला भी हो गया। 24/7 वाला भी हो गया सर। और जब योग की बात आती है तो सब बोलते हैं भाई 4 बजे उठना है, और जब योग करना है व्यक्ति 4 बजे उठ ही नहीं पा रहा। तो सर उपयुक्त समय आपके अनुसार योग का उपयुक्त समय क्या है? बेसिकली मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त में योग करना चाहिए या सायंकाल में योग करना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 10 साल में रहा है, मेरा सुबह 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ये बैच होता है। शाम में 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बैच होता है। मैंने 7 से 8 इवनिंग में भी जिसको कराया है उसका भी वेट लॉस हुआ है, उसकी भी बीमारी ठीक हुई है। सो मैं यही कहूँगा कि अगर खाली पेट किसी भी टाइम आप खाने के 3 घंटे का अंतराल अगर रखते हो, किसी भी टाइम आप ईमानदारी से योग करते हो, तो बेनिफिट तो वो तभी भी आपको देगा। बट एक्चुअली पूछोगे कि एक कोई ऐसा टाइम जो होना ही चाहिए योग के लिए, जो इंसान अगर टाइम निकाल सकता है, तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप आते ही सुबह 4 बजे और नाइट शिफ्ट आपकी है, तो आप भाई सुबह 10 बजे कर लो। आप ईमानदारी से करोगे, फायदा तब भी आपको होगा। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि आप जिस भी टाइम पे करोगे, ईमानदारी से करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे, तो रिजल्ट तब भी आएगा। यस सर, क्योंकि मोटापा की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हर दूसरे घर में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटा है, और शहरों में देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी वो वाला मोटापा आ चुका है, और उस मोटापे को घटाने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और जब मोटापे की बात करते हैं तो योग क्या मोटापे को घटाता है? अगर घटाता है तो किस प्रकार वो घटाता है? क्योंकि उसके लिए क्या डाइट प्लान होता है? क्या योग रियली में मोटापे घटाने में फ़ायदेमंद होता है? बेसिकली योग को अगर सही से समझने की कोशिश करोगे ना, तो योग की एक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते। सम करना यानी कि बैलेंस करना मतलब योग कहलाता है। और सम में क्या आता है कि आप अगर अंडरवेट हो और आप धनुरासन करते हो, तो आपका डाइजेशन मजबूत होगा, आपको भूख लगेगी, आपका वेट बढ़ेगा धनुरासन से। एंड सेम मैं, अगर मेरा वेट ज़्यादा है और मैं धनुरासन करता हूँ, तो मेरा डाइजेशन मजबूत होगा, मेरी भूख कम होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा फैट है उसी को मैं खाना शुरू करूंगा, तो मेरा वेट कम होगा। एक ही आसन से दोनों बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। आपको क्लियर और थोड़ा सा बारीकी से समझाता हूँ। डाइजेशन का सारा खेल है। अच्छा। अगर पेट को मैंने ठीक कर लिया, तो मेरी रिक्वायरमेंट जो मेरी बॉडी की है वो चाहे मैं खाने से लूँ, जो एक्स्ट्रा फैट है मेरे पास उससे लूँ। तो अगर मैं धनुरासन कर रहा हूँ तो मेरा वेट लॉस भी होगा, और अगर मैं अंडर वेट हूँ तो मेरा वेट गेन भी होगा। यस, योग से वेट लॉस नहीं होता है। अच्छा। बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, लेकिन योग से ओवरवेट बैलेंस होता है, अंडरवेट बढ़ता है, तो वो बैलेंस करता है। अगर आप ओवरवेट हो तो योग से वेट कम होगा, अगर आप अंडरवेट हो तो आपका बढ़ेगा, और अगर आप बेस्ट बैलेंस वेट पे हो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेम धनुरासन करने से डाइजेशन मजबूत होगा, फेस पे ग्लो आएगा, डार्क सर्कल हटेंगे, चश्मा उतरेगा, मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। सो अगर कोई एक ऐसा शब्द है ना कि क्या योग से वेट लॉस होता है, तो मैं कहूँगा नहीं। अब कोई कंफ्यूज होगा, अरे वेट लॉस नहीं होता तो आप कैसे कराते हो? जिसका ज्यादा है उसी का कम होगा। धनुरासन से अगर वेट लॉस होता तो जो अंडर वेट है उसका और कम होना चाहिए था। तो योग से वेट लॉस नहीं होता, अगर आप ओवर हो तो होगा। जब होता है तो सर फिर कितना टाइम लगता होगा? वो डिपेंड करता है करने वाले पे और कराने वाले पे। मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन कराए हैं वो मैंने 45 डेज में कराए हैं, एंड उससे भी कम टाइम में तो 30 डेज में कराए हैं, उससे भी कम टाइम में तो मैंने 7 दिन में भी वेट लॉस कराया है। और जाओगे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे ना, 7-7 दिन में लोगों ने वेट लॉस किया है।
अच्छा 7-7 दिन में? 7-7 सर ये दिन आप में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप जाओ ना कमेंट सेक्शन पता करो, आपको पता चलेगा। और मैं कमाल की बात बताता हूँ कि मैं पोस्ट डालता हूँ कि मैं 5 डेज़ या 10 डेज़ वेट लॉस फ्री चैलेंज लेकर के आ रहा हूँ। लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर मैं डे 1 डे 2 क्लास उनको कराता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ डे 5th लाइक हमारा फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, फ्राइडे हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, संडे रात को 8 बजे 8:30 बजे एक टाइम बताता हूँ मैं उनको कि रात को 8:30 बजे मैं संडे लाइव आने वाला हूँ। आपका जो भी रिजल्ट आया 5 दिन में जाओ और कमेंट में बताओ, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप ये भी लिखो कि योगी सर आप झूठ बोलते हो। एंड लिटरली जब मैं लाइव आता हूँ ना तो सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं। एंड मैं ये कहता हूँ कि आप कहाँ से हो, तो कोई लिखता है कहीं से, कोई कहीं से, पूरे देश से, इवन दुनिया से लोग ज्वाइन करते हैं। फिर जब मैं ये पूछता हूँ कि किसने वेट लॉस किया है, सर 3 किलो, सर 2 किलो, सर इंचेस कम हो गए, सर घर वालों ने टोकना शुरू कर दिया। इतना कोई जेन्युइन इंसान मुझे दिखाओ जो 5 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन भी दे, 5 दिन में रिजल्ट भी दे, और लाइव आके बोले कि जिसको मेरे बारे में जो बोलना है बोल सकता है। अगर गालियां पड़नी शुरू हुई तो क्या करोगे? अगर बाई चांस 5 दिन में आपने रिजल्ट नहीं दिया, अगर आपने 5 दिन में उनको इंजरी करा दी, और आपने जैसी लाइव आए नमस्कार दोस्तों और आप बताइए किस किस को फायदा हुआ, और लोगों ने लिखना शुरू किया कि तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, तब क्या करोगे आप? बिल्कुल, क्योंकि वो सब कुछ ओपन है, सब लोगों को दिख रहा है। एंड जब लोग लिखते हैं ना 2 किलो कम हो गया, 3 किलो कम हो गया, टी शर्ट का साइज चेंज हो गया, तो ये अचीवमेंट्स है। एंड योग में एक मिथ है कि योगा स्लो प्रोसेस है। मेरे को उसी को तोड़ना है और जड़ से घुस करके तोड़ना है कि योगा स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत फास्ट काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहे वेट लॉस की हो या लाइफ की हो, बहुत तेजी में देता है अगर ईमानदारी से किया जाए तो। आपने अभी तेजी की बात की, और भक्ति दौड़ती दुनिया है और हम सब भक्ति दौड़ते हैं, और बहुत सारे लोग योग भी करते होंगे, लेकिन एक और समस्या है उन लोगों के साथ जो योग करते हैं, वो खान पान का ध्यान नहीं रख पाते, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। आपका इस पे क्या जवाब है कि भाई आज मैं भी योग कर रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ और खा लिया? पर बहुत लोगों की डाइट प्लान होती है। योगा टीचर्स, अगर योगा मेंटोर और योगा लीडर्स की बात करें तो उनके डाइट प्लान कोई भी फॉलो नहीं कर पाता। योग एक बार के लिए चांसेस पे फॉलो कर सकता है, डाइट प्लान नहीं कर पाता। तो आपका उनके लिए क्या कहना है और क्या सलाह है जो कभी भी कुछ खा लेते हैं लेकिन योग जरूर करते हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन करूँगा। डाइट का जो डिपार्टमेंट है वो आहार विज्ञान का है या डाइटिशियन का है। अगर योग वाला किसी को डाइट देता है तो क्यों देता है, आई डोंट नो। अच्छा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मैं इसको और क्लियरफाई भी करूँगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि जोगी जी आपको मंडे ये खाना है, ट्यूसडे ये खाना है, वेडनेसडे ये खाना है, थर्सडे, मुझे पता है ट्यूसडे के बाद आप नहीं करने वाले हो क्योंकि आप बिजी हो जाओगे, चार्ट सामने लगा हुआ रहेगा आपके रूम में और आप देखोगे भी नहीं उसको। तो मैं कभी भी किसी को डाइट चार्ट देता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को सिर्फ बेसिक से चेंजेस करने हैं, उसके बाद जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक चेंज क्या, 8-12-4-8 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स लो, कुछ भी, कोई फ्रूट ले लो, पपीता ले लो, सेब ले लो, चाय की आदत है चाय बिस्किट ले लो यार, एक दिन में हिमालय मत चले जाना, ठीक है, चाय बिस्किट लो, रात को 8 बजे खाना खाओ। आप 8-12-4-8 के टाइम को आप फॉलो करना शुरू करो। आपको अलग से किसी बड़ी डाइट की जरूरत नहीं है, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कराया वो टाइमिंग सुधार के करवाया। अच्छा, अगर आप टाइम ठीक करने की कोशिश कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। चाय में समोसा खूब खाऊं? समोसा देखो, आपको समझना पड़ेगा ना, क्या आप समोसा पचाने के लिए तैयार हो? और अगर जवाब आता है नहीं सर, समोसा खाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, तो भाई साहब मेरे गुरुजी यही कहते थे, जब तक दम ना हो ना तो करियो मत। कि अगर मेरे को पता है कि चीज़ी बर्गर पिज़्ज़ा खाना, डबल चीज़ डलवाना और बाद में ब्लोटिंग होती है, मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, अगले दिन मैं ऑफिस जाता हूँ तो दवाई खा के जाता हूँ, तो मेरे गुरुजी कहते हैं भाई पहले ना ताकत बना ले पचाने की, उसके बाद जी भर के खाइयो, कोई टेंशन नहीं है। राइट। तो जैसे अगर हम बीमार हों, मैं मानता हूँ उदाहरण के तौर पे कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ और मेरे को चाउमीन बहुत पसंद है, फेवरेट है मेरी, लेकिन क्या हॉस्पिटल में जिस समय लाइक दवाई पे दवाई चढ़ी जा रही है और मेरी आँख खुलने को तैयार नहीं है, इतनी हालत मेरी ख़राब है, आप मेरे लिए चाउमीन लेके आओगे हॉस्पिटल में, मैं खा पाऊँगा क्या? नहीं खा पाऊंगा। नहीं। आप मेरे को ज़बरदस्ती बोलोगे योगी भाई थोड़ा सा खा लो, मैं क्या बोलूँगा? नहीं, मन नहीं नहीं यार, है। नहीं खा पाऊंगा, मन नहीं है, छोड़, नहीं खाना। तो मेरे को उस स्थिति में जाना ही क्यों है कि अपनी फेवरेट चीज भी नहीं खा पा रहा? पहले मुझे खुद को मजबूत करना है, राइट। उसके बाद मुझे पार्टी देनी है कि आओ यार एक पार्टी करते हैं, क्योंकि अब मैं मजबूत हूँ, अब मुझे टेंशन नहीं है।
सो जितने भी यूथ हैं ये कनेक्ट भी कर पाएंगे कि भाई अगर मैं सच में बीमार हो गया हूँ, Right. अगर मेरे को पीसीओडी हो गया है, अगर मुझे थायराइड हो गया है, अगर मेरा शुगर बीपी शूट अप हो गया है, अगर मेरा डाइजेशन बहुत वीक है, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो मुझे कूड़ा क्यों भरना है यार? पहले एक बार ठीक तो करूँ, फिर हक से खा लूंगा किसी दिन, कोई टेंशन नहीं है। मैं किसी को थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि एकदम योग करना है तो संन्यास ले लो, हिमालय चले जाओ, मत जाओ भाई, जमीन पे ही रहो। लेकिन पहले ये देखो तो सही कि डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो 8-12-4 ठीक कर लोगे। गुरुजी कहते हैं एक कण आहार का और एक क्षण विचार का खराब नहीं आना चाहिए। अगर आहार ठीक हुआ, विचार ठीक हुआ, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। और स्वस्थ व्यक्ति अगर कभी कुछ खा भी लेता है तो इतनी बड़ी टेंशन वाली बातचीत नहीं होती है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप उस लायक हो, पचा पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोगी जी ने मेरे को ये पार्टी दी है और पार्टी में सब लोगों ने एंजॉय किया, मैंने भी किया, जोगी जी कह रहे हैं मेरे को पेट सही नहीं है, मेरे को घर जाना है। समझना पड़ेगा। तो पता चला मैं दुनिया को पार्टी दे रहा हूँ और ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब पार्टी करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं और खुद ही अनफिट है, खुद ही बीमार है, उस सर दर्द की गोली खा करके प्रोग्राम में बैठा रहता है, तो खुद ही इंजॉय नहीं कर पा रहा। उसका टाइम लग रहा है, उसका पैसा लग रहा है, उसका मैनेजमेंट लग रहा है, लेकिन वो बेचारे के फेस पे स्माइल नहीं है। रीजन वो खुद अनहेल्दी है। एंड ये हम लोगों ने हमेशा से सुना है, पहला सुख निरोगी काया। तो भाई साहब पहले अपने ऊपर काम कर लो, मजबूत हो जाओ, फिर समोसा आप भी खाना और मेरे को भी खिलाना। मेरे को भी खिलाना। बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि लोगों के मन में बड़ी इच्छाएं रहती हैं कि भाई आज हम ये भी खाएं और फिर भी उसके बाद हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और मैंने ये बहुत अंतर भी देखा है कि जो योग करता है उसके चेहरे पे बहुत अच्छा तेज होता है, जो आपके फेस पे दिख रहा है। सही है। तो कहीं ना कहीं योग हमारे अंदर, और मेडिटेशन की बात हम जो कर रहे थे, ध्यान और मेडिटेशन की जब बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं योग हमारे जीवन में एक अंतर लाता है। इस बात के वाकिफ मैं आपको देखकर हो रहा हूँ कि रियली में कोई ना कोई एक अंतर दिखता है। बिल्कुल। हम बात करते हैं प्राचीन योग की और आधुनिक योग की, क्योंकि सर प्राचीन से ही योग चलता आ रहा है और अब आधुनिक युग में हम जी रहे हैं। तो प्राचीन योग और आधुनिक योग में दोनों में अंतर क्या है सर? प्राचीन योग, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो योगीराज श्री कृष्ण की बात कीजिए आप, ठीक है, आदि योगी की बात कीजिए आप, ठीक है जी। या फिर और पृथ्वीराज चौहान की बात कीजिए आप, उससे और आप परे आएंगे तो आप भगत सिंह की बात कीजिए। ऐसे लोगों से योग था, ऐसे लोगों ने या ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे परम आत्माओं ने कुछ इतना बड़ा चेंज किया गुरुकुलीय पद्धति में पढ़ करके, योग सीख करके, कि कोई शब्द वेदी बाण सीख गया, किसी ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि मुख पे, वाणी पे ऐसा पावर आ गया कि उन्होंने जो बोला दुनिया की वही सच्चाई बन गई। राइट। प्राचीन योग था ये, जहाँ वो लाइक छोटी मोटी चीज़ों पे काम नहीं करते थे। अभी आधुनिक युग में क्या हो गया है, योग थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। लाइक मेरे को पेट कम करना है तो मुझे योगा करना है, अगर मुझे शुगर ठीक करना है तो मुझे योगा करना है। आधुनिक युग में योग हो गया ये। प्राचीन समय में जिन लोगों को योग करना था उनको घर त्यागते थे, संन्यास लेते थे, हिमालय जाते थे, कंदराओं में रहते थे, वनों में भटकते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे रहते थे। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मोदी आया कि मोदी चला गया से कोई मतलब नहीं है। उनकी योग यात्रा अलग ही लेवल की होती थी। स्वामी दयानंद जी को आप ले लो। स्वामी दयानंद जी इतने बड़े योगी थे कि 2 लड़ते हुए बैल को यूं पकड़ के उन्होंने अलग कर दिया था, इतनी पावर थी, ठीक है। और भी मैं बड़े सारे उदाहरण देता हूँ, लाइक महाराणा प्रताप, घास की रोटी उन्होंने खाई, इतना बलिष्ठ शरीर था कि घास की रोटी भी उनको डाइजेस्ट हो गई। आज हमें दाल चावल रोटी सब्जी पच नहीं रहा, आए दिन हमें फूड पॉइजनिंग हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं। आज का युग में जो योग कर रहे हैं वो बस इसीलिए कर रहे हैं कि भाई साहब हम जिंदा रह जाएं, बस हम एक अच्छी लाइफ जी लें, बस स्टाइलिश लाइफ। हाँ, प्राचीन योग वो था जिसने यूनिवर्स की रियलिटी को बदला। आधुनिक ये है कि अगर आपने उसको भी समझ लिया तो एटलीस्ट दुनिया छोड़ो, अपने आप को तो आप बदल ही सकते हो। बिल्कुल सर, क्योंकि जब हमने प्राचीन और आधुनिक युग की बात की, योग की बात की, प्राचीन और आधुनिक योग की बात जब हमने की, तो कहीं ना कहीं एक सवाल और मेरे मन में है कि मैंने बहुत सारे लोगों को योग करते हुए देखा है, और क्या योग का धार्मिक संबंध है? क्योंकि मैंने बहुत सारे हिंदू, अलग मुस्लिम, अगर समाज की बात करें, मैंने एक लड़की को देखा था आज से 2018-19 में, मुझे आज उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत प्यारा योग करती थी, लेकिन वो मुस्लिम लड़की थी। और मेरे मन में भी ये सवाल है, और बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब आपसे पॉडकास्ट करने का विचार हुआ तो मैंने जब पोस्ट डाली तो मुझे वहाँ से बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया कि एक सवाल आप ज़रूर पूछिएगा कि योग जो है धार्मिक संबंध है कि योग का किसी से? देखिए मैं बताता हूँ, ये तो मैं प्राउडली बोलूँगा कि योग हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी प्राचीन पद्धति है, जहाँ चल के आज की डेट में करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है।
लेकिन अगर मैं ओम चैंटिंग की बात करूं योग में, क्योंकि क्लास की शुरुआत हम ओम से करते हैं जी। गायत्री मंत्र से करते हैं, अगर ओम चैंटिंग की बात करूं तो यस ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर उसका साइंटिफिक रीज़न देखोगे, उसका विज़न देखोगे तो आपको पता चलेगा ओम यूनिवर्सल साउंड है। ओम से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, घातक बीमारी पे ओम का वाइब्रेशन काम करता है, एंजाइटी से निकलने में 7 दिन में आपको बहुत हेल्प करता है। जहाँ मेडिसिन मेडिकल साइंस काम करना बंद कर देती है, वहाँ योगिक साइंस का ओम अकेला काफ़ी आपको बीमारी से निकालने में इतना बड़ा काम करता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हॉस्पिटल में जाके ब्लड बैंक में आप ये पूछते हो कि मेरे को हिंदू वाला खून दियो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यस योग भी सबके लिए है एंड लोग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे, जबीना हुसैन करके एक स्टूडेंट है मेरी, मुसलमान है। मेरी एक स्टूडेंट है जो अब योगा टीचर है, अच्छा। निशा परवीन, वो मुसलमान है। मेरा एक दोस्त है अंसारी करके, वो मुसलमान है, वो योगा कराता है, शुरुआत ओम की चैंटिंग से करता है। अगर आप इसको धर्म से तोलते हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हो कि आपको ब्लड की जरूरत है, बट आप ये पूछ रहे हो कि ये हिंदू का है या ये मुसलमान का है। तो ये मेरे लिए प्राउड है कि ये मेरी संस्कृति है, मेरी धरोहर है। लेकिन ये भी सच है कि मुसलमान को भी सांस भरने में उतना ही फायदा होगा जितना हिंदू को होता है। बिल्कुल तो अगर आप करोगे तो ये आपके लिए है। एंड धार्मिक इसको बनाना चाहोगे तो बनेगा, नहीं तो ये मानव कल्याण के लिए है। सर जैसे अभी आपने मानव कल्याण की बात की और ब्लड वाली बात की, मुझे एक बात याद आ गया कि मुझे एक बार ब्लड देना था। ब्लड देना नहीं था, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो उत्तर प्रदेश में पुलिस में पोस्टेड था और वो ब्लड के लिए सबके लिए तत्पर रहता था। दिल्ली का एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में एक लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट थी वो महिला, और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको ब्लड चाहिए था। तो वो मोमडन महिला थी और आपको बताऊँ 2 लोग हम गाड़ी से आए। तो एक मेरा दोस्त था, तो उसको पता नहीं था कि वो मुस्लिम महिला है और वो बोला कि मैं ब्लड नहीं दूंगा। अच्छा। कि मुस्लिम महिला है लेकिन मैं ब्लड नहीं दूंगा। तो मैंने उसको एक बात बोली कि हम किस लिए आए थे यहाँ, कि हम ब्लड देने आए थे। मैंने कहा हम मानवता के लिए ब्लड देने आए थे और मैं पहली बार ब्लड दे रहा हूँ। बहुत सही। ठीक है, और मैं एक गोस्वामी और ना संप्रदाय में जन्मा हूँ, तो आपसे ज़्यादा हिंदू फॉलो तो मैं भी करता हूँ, पर लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी मानवता को लेकर होनी चाहिए। जैसे आपने मानवता की बात की, पहली बार जब मैंने ब्लड दिया तो वो एक मुस्लिम महिला को दिया, वो प्रेग्नेंट महिला थी। तो ये कहीं ना कहीं एक मानवता भी सिखाती है। और आपने योग के बारे में जब बात की तो कहीं ना कहीं देश विदेश के अंदर योग फैला हुआ है और हमारी संस्कृति है, और उसके साथ साथ में ये योग पद्धति को अपनाना हमारे लिए भी कर्तव्य भी है और मानवता का कल्याण भी इसी से होना है जी। और जब हमने बात की इसके बारे में तो एक और मन में मेरे में सवाल है, और क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के मन में भी ये सवाल होगा, प्रेगनेंसी के दौरान क्या महिलाओं के लिए योग लाभदायक है? लाभदायक है तो वो किस प्रकार इस योग को अपने जीवन में अपना सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान? और क्या ये हानिकारक है? क्योंकि सर ये बड़ा सवाल था, क्योंकि हानिकारक तो, क्योंकि सवाल इसीलिए मैंने पूछा अगर लाभदायक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, कार्डियो नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकती। और प्रेगनेंसी के समय सर ये वाला सवाल बड़ा उठता है कि अगर वो अपने बच्चे को स्वस्थ और अच्छे रूप से बच्चे की आकृति देना चाहती हैं, इस दुनिया में लेके आना चाहती हैं। पहले गांव में आप देखते होंगे चाकी और ये चलती थी महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं ये सब अब ये चीज़ें नहीं रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान योग कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए, और सुरक्षित है तो किस प्रकार इसको किया जा सकता है? पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने बहुत सुना है, मैंने बचपन से सुना है, मेरे को 18 साल योग में हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइड इफेक्ट तो हर एक चीज़ का है, अगर वो डायरेक्शन गलत है तो। आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाओ, कितने दिन चलाओगे देख लो, कितने अच्छे ड्राइवर हो आपको पता चल जाएगा। साइड इफेक्ट है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अगर कोई ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है, जिसके पेट में बेबी है, डजंट मैटर वो 1 महीने का या 7 महीने का या 9 महीने का है, अगर उसके पेट में बेबी है, उसको अगर आप जंपिंग जैक कराते हो, फास्ट रनिंग कराते हो, कार्डियो फॉर्म कराते हो, तो मिसगैरेज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं कराना है ऐसे इंसान को जिसका शरीर पहले ही कहीं ना कहीं एक लड़ाई अलग से कर रहा है, तो उसको ओवर पुश आपको नहीं करना है। दूसरा, कुछ ऐसे आसन नहीं कराने जिससे पेट पे बहुत ज़्यादा हिट हो, आप कुछ ऐसा नहीं करा सकते हो। तो आपको पहले ना बारीकी समझनी पड़ेगी कि किसको क्या नहीं कराना है। राइट। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ना ये करना है, ना टीचर उनको ऐसा कुछ कराएं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 1-2 बार ऐसा भी केस मैंने सुना है कि मतलब
एक लड़की, अब वो प्रेग्नेंट है, अभी जस्ट शादी हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एंड उसको खुद भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, एंड उसने हार्ड वर्कआउट किया, बाद में पता लगा उसकी तबीयत खराब हुई है, एडमिट किया तो पता लगा वो प्रेग्नेंट थी, और बाद में पता लगा बच्चा मिसकैरेज हो गया। और कि ना कराने वाले को पता था, ना ही करने वाले को पता था, उन्होंने कार्डियो फॉर्म किया जो कि नुकसान कर गया। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ये देखना होगा कि उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में मेरे को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस साफ वर्जित है, मना है। अब करना क्या है आपको, तो बटरफ्लाई बहुत हेल्पफुल होता है, स्ट्रेचिंग वाला, लाइक पैरों को खोलने वाला स्ट्रेचिंग वाला पार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे योग में ना प्रीनेटल होता है, पोस्ट नेटल होता है। अच्छा। कि आप प्रेगनेंसी में जब लाइक प्रेग्नेंट हो आप, तब आप कौन कौन से योगा कर सकते हैं, एंड आफ्टर बेबी तब आप कौन कौन से योगा कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में 2 चीज़ें होती हैं। पहला, जब लेडी प्रेग्नेंट है ना, तो उसको यहाँ से बड़े सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो प्राणायाम करके इसको ठीक रख सकती है। प्लस वो जो बच्चा है जो उसके पेट में अब है, वो 9 महीने उसको प्रोटेक्ट करने वाली है। तो बच्चा अगर योग के थ्रू आप लाइक अपने आप को आगे लेकर के चल रहे हो, तो बच्चा बहुत हेल्दी पैदा होता है। तो यस, योग में एक ऐसी विधा है, एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा तरीका है कि जहां आप स्पेसिफिकली कुछ आसन जान लोगे, चाहे वो बटरफ्लाई है, चाहे लाइक की स्ट्रेचिंग है, खड़े होकर के पैर को खोल करके सुमो स्क्वाट्स है, ठीक है, लेट के सेतु बंद आसन करना हो, लेट करके बटरफ्लाई पोजीशन में लाइक स्ट्रेचिंग करना हो, या फिर कुछ मल्टीपल एक्सरसाइज आसन ऐसे जिसमें उसको बेनिफिट मिले फिजिकल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो योग उसको बहुत फायदा करने वाला है। इवन जब बेबी हो जाता है तो उसके बाद में उसकी स्किन लूज हो जाती है, ठीक है। प्लस अगर जिसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है तो उसको सिजेरियन होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए हार्ड वर्कआउट नहीं करना। अच्छा, हार्ड वर्कआउट नहीं करना है। अगर आपको सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी लाइक आपने योगा अच्छे से किया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो मस्त 1-1.5 महीने बाद आप फिर से शुरू करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो आपको 9 महीने का टाइम पीरियड अपने आप को देना पड़ेगा। अब कई महिलाएं ना ऐसी परेशान होती हैं, सर फिर तो मेरा वेट बहुत बढ़ जाएगा ना सर, मेरा तो बॉडी पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया ना सर, मेरा पोस्चर बिल्कुल खराब, सर अनफिट लगती हूँ, कहीं जाने का मन नहीं होता। भाई, या तो अपने आप को एक गलत डायरेक्शन में मोटिवेशन के चक्कर में कि मेरे को फिट होना है, मेरे को ठीक होना है, नुकसान कर लो, या फिर 9 महीने रेस्ट करो। शरीर थोड़ा बहुत खराब होता भी है तो टेंशन मत लो, किसी अच्छे योग गुरु के सानिध्य में आओ, 9 महीने बाद फिर से वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो बारीकियों का ध्यान रखते हुए योग किया जा सकता है। अच्छा, बारीकियों को ध्यान रखते हुए योग किया जा सकता है। अच्छा, जब सर योग की हम बात कर रहे हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे कि हर घर में एक बीमारी कॉमन हो गई है, और कहीं ना कहीं हमारा भारत कैपिटल, दुनिया के अंदर एक कैपिटल सिटी मान लो, या कैपिटल ग्लोबली में अगर बात करें तो कैपिटल इंडिया जो है एक कैपिटल शुगर का ब्रांड बन चुका है। हाँ, शुगर में इंडिया दुनिया के लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो इंडिया को शुगर का कैपिटल माना जाता है। बिल्कुल सर, दुनिया के लेवल पे कैपिटल माना जाता है शुगर के लेवल पे भारत को। जब माना जाता है तो सर हर दूसरे घर में, हर घर में ही मान लीजिए, माना जाता भी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स है, WHO ये मानता है कि दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे है शुगर में। सर, क्या योग शुगर को कम करता है? अगर कम करता है तो किस प्रकार कम करता है सर? देखिए, मैं इसको फिर से वही कहूँगा, समत्वम योग उच्यते। सम मतलब होता है बैलेंस करना, बैलेंस करता है। कैसे करता है कि आप समझो, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि हमारा ना शुगर में सेंटर पॉइंट है स्टमक, स्टमक में है पेनक्रियास, पेनक्रियास से इंसुलिन जब बनता नहीं है सही से, उसकी मात्रा कम रहती है तो बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, जो इंसुलिन आप लेते हो या इंजेक्शन आप लेते हो या फिर मेडिसिन आप लेते हो। जब आप धनुरासन करते हो, जब आप अर्धमश्चंद्रासन करते हो, जब आप भुजंगासन करते हो, जब आप स्पेसिफिक कुछ ऐसे आसन करते हो या उत्तान पादासन करते हो, तो आपके पेनक्रियास वापस से एक्टिवेट होते हैं, इंसुलिन बनना शुरू होता है, तो आपको डॉक्टर बोलता है बाहर से इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक हो गए हो। तो आप अगर वो आसन करते हो जो मैंने आपको बोला है, प्लस आप कपालभाति करते हो, आप अनुलोम विलोम करते हो, तो शुगर को वापस से नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। सर, कपालभाति की आपने बात की, तो कपालभाति बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। अगर इसको करना शुरू किया जाए तो सबसे पहला अंतर हमारे शरीर में क्या आता है? पहले तो कपालभाति को यही समझना पड़ेगा कि किन लोगों को नहीं करना है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आधा ज्ञान विष के समान होता है। अगर आपने सोच लिया अरे वाह इसने तो कपालभाति बता दिया, देख कपालभाति कर दे शुरू, हो गई जिंदगी बदल गई, एक दिन पड़ जाओगे, फैल जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो कपालभाति में कुछ बारीकियां ध्यान रखनी है, जैसे अगर जस्ट अभी डिलीवरी हुई है आपको तो आप कपालभाति नहीं कर सकते हो। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ आप कपालभाति नहीं कर सकते हो। आपको हाई बीपी, आपको माइग्रेन है, आप कपालभाति नहीं कर सकते हो। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है,
लाइक कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा बॉडी बिल्कुल जर्जर हो रखा है, तो आप कपालभाति नहीं कर सकते हो, क्योंकि कपालभाति करने के लिए चाहिए दम। अगर आप कपालभाति करने में सक्षम नहीं हो, जो बीमारियां परेशानियां मैंने बताई है, तो पहले आप अनुलोम विलोम करो, उससे आप अपने आप को मजबूत बनाओ और बाद में कपालभाति करो। तो कपालभाति का जो बेनिफिट आप पूछ रहे हो ना कि सबसे पहला फायदा क्या होता है, कपालभाति हमारे डाइजेशन वाले एरिया पे काम करता है। कपालभाति का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, शायद ये नहीं पता होगा या ज्यादातर लोग इस पे बात भी नहीं करते। कपाल मतलब होता है माथा, भाति मतलब होता है चमकाना, अच्छा, यानी कि फेस पे ग्लो, ओहो, यानी कि हर एक बीमारी से बाहर निकालने का शॉर्टकट है कपालभाति। मैटर ये करता है कि आप कपालभाति करने में सक्षम है कि नहीं है। अगर जो आपको बोला है टर्म एंड कंडीशन, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हाई बीपी था, कपालभाति बहुत फास्ट किया तो वो और शूट अप हो गया। तो आपको तब नहीं करना है। बाकी अगर कपालभाति करने में सक्षम हो, आपको ऐसा कोई मेडिकल इशू नहीं है जो मैंने बोला है, तो आप कपालभाति कर सकते हो। आपका पहले दिन से डाइजेशन मजबूत होना शुरू होगा, आपको जो ब्लोटिंग होती है वो बंद होनी शुरू हो जाएगी, आपका डाइजेशन मजबूत हो जाएगा। आपका डाइजेशन मजबूत होने से सप्त धातु बनने लगेगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातु मजबूत होगी। तो आप में मसल्स में, ब्लड में कोई इन्फेक्शन, कोई परेशानी, कोई कम कि मसल्स घट गई है, बोन्स वीक हो गई, ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इवन सप्त धातु में सातवीं है शुक्र, स्पर्म, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, वो भी इतनी मजबूत होगी कि इस दुनिया में जब आप बेबी प्लान करोगे तो बेबी बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा। तो आप कपालभाति से एटलीस्ट ये कर सकते हो कि डाइजेशन मजबूत, सप्त धातु मजबूत, और इस दुनिया में जिसको आप लाने वाले हो वो भी मजबूत, यानी कि इस देश का, इस दुनिया का भविष्य लाइक आप कपालभाति के दम पे निर्धारित कर सकते हो। सर, आपने स्पर्म की बात की, तो ये एक बड़ा सवाल है यूथ के लिए कहीं ना कहीं, और सबके लिए ये बड़ा सवाल और मन में जानने की इच्छा भी होगी कि जब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं तो आप देखते होंगे बहुत लोगों के लिए नाइट फॉल हो जाता है। नाइटफॉल, हाँ। और नाइट फॉल होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूथ के अंदर नजर आ रही है। योग इसमें किस तरीके से काम करता है? बेसिकली क्या है ना, नाइटफॉल होता क्यों है वो भी हमें समझना पड़ेगा। अगर हम कूड़ा देखते हैं, कूड़ा सोचते हैं, कूड़ा खाते हैं, तो फिर शरीर तो कूड़ा हो गई, और कूड़े में से बदबू ही आएगी, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं, बट स्टिल मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर शरीर ने मेहनत कर ली तो आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कपालभाति सही से करोगे, अनुलोम विलोम सही से करोगे, गौमुख आसन बहुत अच्छे से करोगे, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छे से करोगे, तो आप मेडिटेट भी कर पाओगे, फोकस्ड भी रहोगे, आपका डाइजेशन भी मजबूत होगा, सप्त धातु में शुक्र भी मजबूत होगा, प्लस वो ऐसे रिलीज होगा ही नहीं। क्योंकि अब आपके माइंड पे भी कंट्रोल आ गया, और आप जो आसन मैंने बोले, अर्धमश्चंद्रासन, गौमुख आसन, धनुरासन, मंडूकासन, उत्तान पादासन, इन सब से आपने स्टमक को भी मजबूत कर लिया, जिससे अपने स्पर्म को आप रोक पा रहे हो। सो डेफिनेटली उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और बहुत आराम से किया जा सकता है योग के माध्यम से। योग के माध्यम से ये सारे आसन जो मैंने बोले हैं ये योग में ही है। मैंने जो भ्रामरी प्राणायाम बोला वो योग में ही है। अगर मेरा मन हो रहा है कि मैं फालतू का कोई क्लिप देख लूँ, ठीक है, जिसकी वजह से नाइटफॉल भी छोड़ो, मैं खुद ही उसको रिलीज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया है, अगर मैंने उद्गीत प्राणायाम किया है, अगर मैंने अनुलोम विलोम किया है, मैंने कपालभाति किया है, तो मन पे इतना तो कंट्रोल मेरे डेफिनेटली आ जाता है डे 7 से, 7वें दिन से ही, कि मैं 20 साल से एडिक्टेड था, बट अब मेरा वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है कि अब मुझे जरूरत नहीं है यार, अब सब ठीक है, अब ध्यान देना है, अब मजबूत होना है। ये किया जा सकता है। क्योंकि आपने जब मजबूती की बात की है तो एक और मन में विचार आया कि अगर हम योग को केवल योग के तरीके से ना लेकर कैरियर के रूप में अगर लेते हैं तो सबसे पहली शुरुआत हमारे लिए क्या होगी? या तो भाई कोर्स करो, डिग्री लो, जाकर के कहीं जॉब करो, इंटर्नशिप आप शुरू कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, आपकी लॉयल्टी पे डिपेंड करता है कि आप कितना डीप सीखना चाहते हो। अगर तो आप 3 महीने किसी के पास गए हो और आप अपना खोलने की सोच रहे हो और उसको चीट कर रहे हो, उसके लोगों के नंबर आप चुरा के कॉल कर रहे हो कि 50 कम दे दियो मुझे, मेरे पास आ जा, तो तुम्हारा योग में करियर आई डोंट नो बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छे इंसान तो तुम कभी नहीं बनोगे।
अच्छा। तो पहला तो जो गुरु आपको लेकर के आ रहा है या जिसके पास इंटर्नशिप कर रहे हो उसको चीट मत करना, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को सिखाया, बड़ों ने मेरे को चीट किया, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। राइट। तो पहला गुरु का ज्ञान यही ले लेना, जिसके पास सीख रहे हो उसकी परमिशन के बिना मत बढ़ना, और अगर वही ना लायक है तो फिर कोई अच्छा ढूंढना पहले। सर आपने कहा कि इंटर्नशिप करना, और जब इंटर्नशिप के लिए बच्चा खोजे पता चलता है कि मैं तो योग ट्रेनर हूँ, मोटा ताजा दिखता है वो। तो यही सारी चीज़ों पे आना पड़ेगा वापस से कि लाइक आपको पहले सबसे पहला काम क्या है ना, कि अपने आप को सर से पैर तक देखना है कि क्या आप उस लायक हो कि आप किसी को करा सकते हो। क्योंकि सामने वाला आपकी डिग्री नहीं देखेगा बट आपको जरूर देखेगा, यार खुद ही ये मोटा सा है, ये मुझे क्या कराएगा। तो पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ 6 महीने लगाओ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने बोलने की शैली पे काम करो, आपके फेस पे वो दिखना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब दूसरे को आप बोलो ना डोंट वरी मैम मैं 2 महीने में ठीक कर दूंगा, तो वो विश्वास आपका उन तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद आप इंटर्नशिप करो, उसके बाद एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आप होम ट्यूशन्स कराओ। होम ट्यूशन से भी जब लगता है एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है तो आप एटलीस्ट एक सेंटर खोल सकते हो, जिसमें एटलीस्ट शुरू में 10 लोगों के साथ में आप शुरू करो, 10 लोगों को कराओ, वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होगा। या योगा डे पे जब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ सैकड़ों लोगों को एक साथ कराओ, और उसके बाद तो फिर आप करियर कितना भी बढ़ाए, आप सेंटर खोलो, सेंटर अच्छा चल जाता है। अब तो ऑनलाइन का सीन हो गया ना, कोविड के बाद में ऑनलाइन आ गया, सेंटर में मैं 25 लोग बिठाता हूँ, ऑनलाइन में 500 लोग बिठाता हूँ। तो आप देखो आप कितना ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा एक और विचार ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चा सुबह, आप छोटा बच्चा हो घर में, वो मम्मी अगर काम करना है, दादी काम करनी है, मैं अपने घर की बात करूँ तो सबके पास अलग अलग फ़ोन है। अपने हमारे मम्मी कभी कभार क्या करती, छोटे बच्चे आते हैं भाइयों के, वो केवल अम्मा के पास किस लिए आते हैं कि उनको फ़ोन मिल जाएगा। सही बात है। और सर क्योंकि आँखों से जब बच्चा कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा है, फ़ोन भी यूज़ कर रहा है और बुक्स भी पढ़ रहा है, तो उसकी आंखों से पानी बहना स्टार्ट कर देता है। तो छोटे बच्चों के लिए, जो बीच में हम जैसे यूथ है, सबके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और बुजुर्ग लोगों के लिए अंदर भी ये प्रॉब्लम आंखों की आने लगी है। क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम, जल्दी चश्मे चढ़ जाना और कहीं ना कहीं जल्दी आंखों का बनना। तो आंखों के लिए योग क्या प्रवृत्ति में ला सकते हैं? आंखों के लिए बहुत अच्छा है शीर्षासन, आंखों के लिए बहुत अच्छा है कपालभाति, आंखों के लिए बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम। आंखों के लिए मैं एक एक्सरसाइज हमेशा बोलता भी हूँ कि आप डेली बेसिस पे सुबह आप क्या करो, बाल्टी या किसी भगोने में पानी भरो, साफ पानी, उसमें कोई भी 1 या 2 या 5 का सिक्का आप डाल दो, कॉइन डाल दो, और आपको करना क्या, सांस भरना है, पानी के अंदर जाना है और आँख खोलना है। उस सिक्के को देखने की कोशिश करना है। पहले वो ब्लर दिखेगा, धीरे 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 वो क्लीन दिखेगा। मे भी हो सकता है आप 5, 7, 10 सेकंड आप होल्ड कर सकते हो अंदर। अब आपको ज़्यादा दम घुटता है, नहीं होल्ड होता है, तो आप बाहर आ जाओ। कभी यही मान जाओगे कि योगी सर ने बोला था देखना है, अभी देखते देखते अंदर ही फैल गए हो, आपका पता ही नहीं चल रहा। बाद में कोई कमेंट में बता रहा है अरे सर वो तो फैल गया, आपने क्या तरीका बताया। आपको अपना जानना पड़ेगा कि आप कितनी देर तक कर सकते हो। तो जो ब्लर है ना, धीरे धीरे वो साफ दिखने लगता है। अगर नहीं भी दिख रहा है, 2, 4, 10 सेकंड जितनी देर भी होल्ड कर पा रहे हो करो, फिर बाहर आ जाओ। ऐसा 2, 4, 5 बार दिन में आप करना शुरू करो। सुबह सुबह आप करो और इसको ये प्रैक्टिस में लेकर के आओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अंदर जाओगे, आँख खोलोगे, सिक्के को देखने की कोशिश करोगे और बहुत जल्दी से जल्दी वो सिक्का आपको दिखने भी लग जाएगा। ये आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक काम और आपको करना है, मैं फेस पे ग्लो की बात करता हूँ तभी भी, आपको डार्क सर्कल खत्म करना है तभी भी, चश्मा उतारना है तभी भी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी बार भी आप पानी पीते हो, लास्ट सिप को मुंह में रखो, जितनी देर रख सकते हो, लाइक दिस। ओके। वो आपको हेल्प करता है। ये जो मसल्स आपकी लाइक कहीं ना कहीं थक गई है या डेड हो रही है, उस पर काम करता है, आंखों पे काम करता है, इससे ऊपर के हिस्से पे काम करता है। प्लस जब आप सुबह उठते हो तो मुंह में पानी भर के, ठंडे पानी का, फ्रिज वाले ठंडे पानी का नहीं, जो नॉर्मल ठंडा पानी है उसका, क्या मुंह में पानी भरा, आंख पे छींटे मारने। आप ये छोटे छोटे काम करो, प्लस कपालभाति अनुलोम विलोम करो, आपको बहुत फायदा होगा। शीर्षासन तो रामबाण है। शीर्षासन जो लोग नहीं कर पाते हैं वो सर्वांगासन करो। अब कैसे करना है तो यूट्यूब पे एक से एक धुरंधर बैठा होगा जिसने सिखाया होगा कि शीर्षासन कैसे करें। तो जयराम योगा से भी सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं। और एक से एक बैठा है ना धुरंधर बताने के लिए, मैं भी हो सकता है बहुत इजी टेक्निक भी किसी ने डाल रखी हो, तो आप किसी को भी देख के सीख सकते हैं उससे, जिससे आपको लगता है कि हाँ इसने अच्छा सिखाया और मैंने सीख लिया। तो आप शीर्षासन सीख लो। आपका चश्मा, मेरे पास एक स्टूडेंट है 30 साल पुराना चश्मा उतरा है। अच्छा। 30 साल पुराना, उनकी वीडियो भी मैंने डाली है, तो किसी को जाके देखना है तो देख भी सकता है। तो आपको डजन मीटर की चश्मा कितने नंबर का चढ़ा है, डजन मीटर की चश्मा कितने साल से चढ़ा है, अगर आप शीर्षासन कपालभाति आप करते हो, जो एक्सरसाइज छोटी मोटी बताइए ये आप करते हो, तो आपका चश्मा उतरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सर एक इस पे मैं आपसे एक
स्पेशल ऐसा जानना चाहूँगा कि आजकल देखो बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं और कैंसर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बढ़ता हुआ, ठीक है, एक स्कोप है, मान लीजिए कि लोगों में एक विचार है कि कैंसर जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और कैंसर बीमारी जो है भारत में बढ़ती चली आ रही है और कहीं ना कहीं उसके हॉस्पिटलों में इलाज के लिए कमियां पड़ रही हैं। और सर ये ऐसा रोग हो जाता है कि इससे पूरा परिवार कहीं ना कहीं बड़ा परेशान रहता है, पूरे परिवार का हर सदस्य इसको लेके परेशान होता है अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो। क्या योग विशेष रूप से कैंसर में काम करता है? जैसे सिद्धू पाजी का मैंने एक अभी हमारे रिसेंटली बीच में वो केस आया तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि मैंने इस तरीके से कुछ काढ़ा दिया और कुछ इस तरीके से योग कराया और उनको वो स्वस्थ हो गई। क्या रियली में विशेष रूप से काम करता है योग कैंसर में? देखिए, मैं बताता हूँ कि कैंसर की बहुत सारी स्टडी ये बोलती है कि कैंसर से इंसान मरे या ना मरे उसके डर से मर जाता है। और सिद्धू पाजी की वाइफ ने भी यही बोला कि मेरे को डे 1 से कभी डर ही नहीं लगा। युवराज सिंह की स्पीच आई, उसने भी यही बोला कि मुझे डे 1 से डर ही नहीं लगा। बोला मैं तो ट्रेडमिल करता था, मैं जिमिंग करता था, मुझे तो लोग बोलते थे कि तू रेस्ट कर ले। मैंने कहा ना, ऐसे थोड़ा ना जाना है, अभी तो बहुत टाइम है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं मर जाऊंगा। पहला एक काम जो स्टडी बोलती है कि अगर आपने सोच लिया है कि कैंसर का इलाज नहीं है और आप मरोगे तो आप मर जाओगे। तो पहला एक दिमाग से निकालना पड़ेगा, बस ये है कि हाँ मैं लड़ने की कोशिश जरूर करूंगी, मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। पहला काम ये करोगे तो जो उसका टाइम पीरियड है ना आपके रेडिएशन का, थेरेपी का, उसको आप झेल जाते हो। सबसे पहला बड़ा काम ये है। इसमें अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो अनुलोम विलोम आपके जो डेड सेल्स है ना उसको वापस से रीजनरेट करने में आपको हेल्प करता है। अच्छा। प्लस जो 3 महीने 6 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें आप मरने वाले हो, जहां तक आपको ये पता है, उस टाइम पीरियड को 6 महीने की जगह 9 महीने और ये 1 साल तक बढ़ाने की ताकत रखता है अनुलोम विलोम। उस टाइम पीरियड में आपका बॉडी भी लड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट भी चलेगा, प्लस आप प्राणायाम करके यहाँ से भी मजबूत बन रहे हो, साइंटिफिकली वो आपको हेल्प भी कर रहा है। तो ओवरऑल बेनिफिट निकल करके यही आता है कि कैंसर से भी इंसान आराम से फाइट कर जाता है और बाहर आ जाता है। सर ये आप बहुत अच्छी बात भी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात भी है सर। और मैं इसलिए ये बड़ी बात है क्योंकि कई लोग ना, मैंने देखा है, आयुर्वेद वाले कहते हैं एलोपैथ छोड़ दो, एलोपैथ वाले बोलते हैं आयुर्वेद वाले पागल बना रहे हैं, बिल्कुल। योगा वाले बोलते हैं मेडिकल साइंस बेकार है, मेडिकल साइंस बोलते हैं योगा होगा से कुछ नहीं होता। मैं सीधा सा हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी कोई थेरेपी चल रही है, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ में आप प्राणायाम करो, ठीक होने के चांसेस 98% बढ़ जाएंगे। तो आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना कि एक इंसान मना किसी चीज़ की नहीं कर रहा, बस वो ये कह रहा है कि प्राणायाम शुरू कर दो। तो इन शॉर्ट ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आप टचवुड ये मानना कि परमपिता परमात्मा ने आप तक ये बात पहुँचाई है। अगर आपको बीमारी कोई सी भी है, करोड़ों में किसी एक को होती है और वो आपको है, आप आज से अनुलोम विलोम बाई मनमोहन योगी वीडियो देखो, फॉलो करो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा आपका चल रहा है, जो भी आपकी स्थिति है, जो भी दुर्गति है, आप जैसा चल रहा है चलने दो। बस 2 चीज़ कर लो, पहला कि मैं ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि योगी सर ने बहुत लोगों को देखा है ठीक होते हुए और करा भी है। प्लस अनुलोम विलोम जैसा मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बीमारी है तो सुबह दोपहर शाम आधे आधे घंटे 3 टाइम आप अनुलोम विलोम करो एंड आप मेरे को बताओगे कि सर मैं मर रही थी, डॉक्टर ने कहा था मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड आपके अनुलोम विलोम और जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस ट्रीटमेंट को मैं झेल भी गई और अनुलोम विलोम ने मुझे ठीक भी कर दिया है। अनुलोम विलोम में इतनी पावर है एंड लिटरली ट्रस्ट मी, आपका 1 रुपये भी अनुलोम विलोम में नहीं लगेगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल साइंस कहता है करोड़ों में किसी एक को है, वो आपको है, आप अनुलोम विलोम करो, ट्रस्ट मी ठीक हो जाओगे आप। सर आपने बात सही कही। अभी मैं एक बात करता हूँ, क्योंकि जिम के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं अपने किसी दोस्त को बोलूँ भाई चलो अच्छे ट्रेनर से हम योग सीखने चलते हैं, जब बोलते हैं यार पार्क में तो सिखाने आते हैं योग वाले, क्यों जाए सीखने, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो ये तो फिर मैं सवाल उठाऊंगा योग वालों पे ही कि अपने आप को आपने ऐसा बनाई क्यों रखा है कि आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, और अगर नहीं है तो अपने ऊपर काम करो। कुछ लोगों ने योग को फ्री में इस तरीके से परोसा है कि वो खुद भी ठीक नहीं हो पाए और योग को अच्छी जगह जाने भी नहीं दिया, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिन लोगों ने फ्री में सिखाया, करोड़ों की जिंदगी बदली है। जो अच्छा कर रहे हैं उन पे मैं सवाल उठाने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चश्मा चढ़ा हुआ है, बाल सफ़ेद हैं, शरीर डमरू जैसा बना पड़ा है, वो योग सिखा रहे हैं और वो फ्री में सिखा रहे हैं। फिर वो लोग क्या कहते हैं, जो पैसे ले रहे हैं ना आजकल के बच्चे, इनसे मत सीखना। तो ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया इतने साल में योग में? राइट। वो जो आजकल के बच्चे हैं वो साइंस के साथ में, मेडिकल साइंस के साथ में यौगिक साइंस को लेकर के चल रहे हैं। राइट। एंड लोगों को बोलते हैं कि आप रिपोर्ट लेकर के आओ, 6 महीने 3 महीने 2 महीने 1 महीने बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैं दिखाऊंगा। तो ऐसों के पास अगर पैसे दे करके जाना पड़े जो आपकी गारंटी लेने को तैयार है,
तो आपको टेंशन किस बात की है? आप बिंदास जा सकते हैं। एंड योग वाले जो हल्के में लेते हैं योग को, नहीं यार उसको तो बहुत बीमारी है, वो ठीक नहीं होगा, तो भाई तू भी मेरी अनुलोम विलोम की वीडियो देख, सीख। सच में बता रहा हूँ, जितने लोग भी आएंगे ना तेरे पास, तो उन हर एक इंसान को ठीक करने की ताकत रखता है, अगर तूने अनुलोम विलोम को सही से कर लिया और समझ लिया तो। वाह सर, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं सर आपसे पॉडकास्ट के माध्यम से, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरा यूथ है जो आपको सुन रहा है, आप उन सब के लिए एक विशेष बात क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर योग में करियर बनाना है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ मैं ये कहूँ नहीं यार योग में ना वो बातचीत नहीं है। अभी योगा का युग है, आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाला है। इवन आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा 95 बिलियन की इंडस्ट्री है योग में। और अभी गिनती के लोग भी नहीं है योग में जो कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो बेस्ट टाइम है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया है, तो भाई योग में करियर बनाना बहुत ईजी है, बहुत इम्पैक्टफुल है। और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप योग में कितना नाम, इज्जत, पैसा कमा गए दूसरों को स्वस्थ करते करते। सो अगर मेरी एक एडवाइस आपको लेनी है, तो आप अगर कोई करियर तलाश कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही, तो आप योग सीख लो 1 साल। आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। और अगर 5-7 साल लगा दिए तो आप करोड़ों में खेलोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत सुंदर सर, मज़ा आ गया आपके साथ। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक्सपर्ट लीडर से ही लीडरशिप की बारीकियां हमको सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, जयराम योगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, मनमोहन योगी जी। जैसा कि आप योगी शब्द चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगा से रिलेटेड काम करते हैं, और योगा की उन बारीकियां को वह सिखा नहीं रहे हैं, केवल उनको जीवन में उतार भी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको पसंद आई है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आप भी योग सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में योग से एक जीवन के कैरियर को, खुशियों को अपने जीवन में पैसों के माध्यम से लेके आना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक्स को फॉलो करें और अवश्य सर से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।